Good morning. Very good. दक्ष, निकिता, महक, सौम्य, कृष्ण। वेरी गुड। कहाँ कहाँ से हैं आप लोग, जरा बताएं। फ्रॉम वेयर यू आर। और ये बैच जो आप अभी इस बैच में आए हो, तो आज से कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले तो अलग है। दमोह। और बाकी लोग कहाँ से हैं? विदिशा, उदयपुरा। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए, 1 अप्रैल से ऑफलाइन ज्वाइन करोगे आप? ओके। आज से कितने लोगों ने बैच चालू की? आज। हो सकता है इसमें पिछली बैच में कोई बच्चा जो लेट ज्वाइन हुआ वो आज ज्वाइन हुआ हो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। ऑल ऑफ यू आर फ्रेश। आज ही से चालू कर रहे हैं ऑनलाइन में। यस लिख दीजिए जितने लोग आज से ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए, कृष्णा फ्रॉम टुडे, दक्षिश फ्रॉम टुडे। गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अब मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस वक्त लॉ पढ़ रहे हैं। और मेरा नाम है सी असीम त्रिवेदी। मैं पिछले 25 से ज्यादा सालों से नाटा एकेडमी में पढ़ा रहा हूं। बाकी की बातें आप गूगल से मेरे बारे में पता लगा सकते हैं। बाकी की बातें अपन फालतू बातें ना करें, क्योंकि हम होली से पहले शुरू हुई बैच के अंदर मर्ज होना चाहते हैं। तो हमको, देखिए, आपको सबको नाटा एकेडमी के बारे में मालूम ही है। सबसे ओल्ड इंस्टीट्यूट है। और सेंट्रल इंडिया में सबसे पहली कोचिंग क्लास ही नाटा एकेडमी थी। और तब से आज वी आर द लीडर्स। इंटरमीडिएट, फाइनल और फाउंडेशन, तीनों लेवल पर हम पढ़ाते हैं। तो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ नाटा एकेडमी। बाकी आपको यहीं जब आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। आइए, तो अब हम शुरू करते हैं। बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज सीए फाउंडेशन में 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है। दिस सब्जेक्ट इज ऑफ 100 मार्क्स। आपको ये तो मालूम है कि फाउंडेशन में आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं? 4। पहला अकाउंट्स, 100 मार्क्स, कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव। दूसरा बिजनेस लॉ, 100 मार्क्स, कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव। तीसरा मैथ स्टैट्स, विच इज मैथ स्टैट्स इन एलआर। 50-50 मीन्स बोलूंगा तो 40-14-20, दैट इज 100। लेकिन वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। एन इकोनॉमिक्स, विच इज ऑल्सो ऑफ 100 मार्क्स, पर वो भी होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इतनी चीजें, इतने सब्जेक्ट आपके हैं, है ना। और अब फालतू बातें ना करके, ऐसा तो है नहीं कि आपसे अगर मैं फालतू बातें नहीं करूंगा तो आप लोग मेरी क्लास छोड़ के चले जाओगे, कहीं और ज्वाइन कर लोगे। तो आप इस मैच्योरिटी पे तो आप लोग हो कि आपको कोई एडवर्टाइजमेंट के बलबूते पे तो नहीं आ, बरगला सकता, है ना। हाँ, तो अगर आप ऐसी भीड़ में पढ़ना चाहते हो जो पास होने में यकीन रखती है, तो आप नाटा एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। नाटा एकेडमी में ऐसे बच्चे आते हैं जिन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना ही है। नाटा एकेडमी में शंका वाले बच्चे नहीं आते हैं।
क्योंकि शंका वाले बच्चों के लिए पूरी दुनिया खुली है, यूट्यूब फ्री में पढ़ा रहा है, और भी कई क्लासेस हैं पूरे इंडिया में जो आपको बोलेंगे कि आप पास हो जाओगे तो फीस ले लेंगे, पास नहीं होगे तो आपकी फीस वापस कर देंगे। तो वो बच्चे वहां चले जाते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चा आता है वो वही आता है जो डिटरमिन्ड है और जो वाकई में सीए बनना चाहता है। हल्के पतले बच्चे आते, तो यहाँ जो क्लास का माहौल होता है, और इसीलिए नाटा एकेडमी का जो पास परसेंटेज होता है वो भी 78%, 79% होता है। कॉज क्योंकि बच्चे यहाँ पे इस गलत फहमी में नहीं रहता कभी भी कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरी फीस तो वापस मिल ही जाएगी, मेरा नुकसान नहीं होगा। नुकसान करियर का हो रहा है, नुकसान भविष्य का हो रहा है, नुकसान जबरदस्त है। इसलिए हम चाहते ही नहीं है कि आपके दिमाग में 1% के लिए भी ये ख्याल आए कि क्या मैं फेल हो जाऊं। नहीं, हो ही नहीं सकते हो आप फेल, होना ही नहीं है आपको फेल, आपको पास ही होना है, बात ही खत्म हो रही, फेल की बात ही क्यों लेना है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास बिजनेस लॉ में कितने चैप्टर्स हैं वो देखो। पहला चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये बहुत ही सड़ा चैप्टर है जिसमें ये बताया गया है कि भारत में कानून व्यवस्था कैसी है। ये एक ही चैप्टर है, अपने आप में एक ही यूनिट है, कुल जमा 5 नंबर की आएगी, 4 लेक्चर में ये खत्म हो जाती है। दैट इज कॉल्ड इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आप अपनी एक कॉपी अलग बना लेना बिजनेस लॉ की, और उस बिजनेस लॉ की कॉपी में आप ये लिखना शुरू करना, ठीक है। ओके, तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर 5 नंबर का ये चैप्टर है, 4 लेक्चर इसको पूरा करने में लगेंगे। और आप अपनी जो कॉपी है बेटा वो तैयार रखो, क्योंकि कॉपी के अंदर आपको ये लिखना है, ये पूरा जो मैं अभी यहाँ दे रहा हूं ये आपको लिखना है, ये एज इट इज इतना ही। अभी आप इतने पे बात करेंगे, जितना जितना मैं सबको समझाता जाता हूँ सिलेबस, आप उतना उतना कॉपी करते जाओ। दूसरा आपको आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये सबसे बड़ा है, 9 चैप्टर इसके अंदर है। मेनली टॉपिक कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। टॉपिक कितने हैं? 7। देयर आर 7 टॉपिक्स। कितने टॉपिक्स हैं यहां पर? 7। पहला इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दूसरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तीसरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसके अंदर 4 चैप्टर हैं। चौथा टॉपिक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके अंदर 3 चैप्टर हैं। एलएलपी एक्ट 2008, इसके अंदर 1 चैप्टर है। कंपनीज एक्ट 2013, 1 चैप्टर है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1 चैप्टर। अब अगर इनके मार्क्स का अलोकेशन देखें कि भाई इन चैप्टर्स के मार्क्स कैसे कैसे अलोकेट हो रहे हैं, तो वो मार्क्स अलोकेट होते हैं 5 मार्क्स, 30 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स एंड 15 मार्क्स। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 5 नंबर का एग्जाम में आएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 30 नंबर का एग्जाम में आएगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 4 नंबर का एग्जाम में आएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 20 नंबर का एग्जाम में आएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 15 नंबर का आएगा। कंपनीज एक्ट 15 नंबर में आएगा। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 15 मार्क्स में आएगा। सो माइंड इट वेरी केयरफुली दैट these are the statistics। ये statistics हैं regarding business law।
लेकिन अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स ये है कि कौन से चैप्टर को पढ़ने पर आपको कितना टाइम लगेगा। तो सर 4 लेक्चर आपको लगेंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, 60 लेक्चर आपको लगेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, 10 लेक्चर लगेंगे बिजनेस लॉ में, सॉरी 10 लेक्चर लगेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, 10 लेक्चर लगेंगे पार्टनरशिप में, 3 लेक्चर लगेंगे एलएलपी में, 10 लेक्चर लगेंगे कंपनीज एक्ट में, और 10 लेक्चर लगेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सबसे ज्यादा अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो वो यहां है। सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कहीं है तो वो ये है। 3 लेक्चर है और 10 से 15 नंबर में वो पूछेंगे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम आपके टेस्ट लेंगे। टेस्ट कौन कितने होंगे? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का 1 टेस्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 9 टेस्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के 2 टेस्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के 2 टेस्ट, एलएलपी का 1 टेस्ट, कंपनीज एक्ट का 1 टेस्ट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 2 टेस्ट। ऐसे मिलाकर कुल जमा आपके 18 टेस्ट होंगे। 20 जो है वो आपकी वर्कशीट्स होंगी जो आपको ड्यूरिंग द क्लास दी जाएंगी, और 3 आपके होंगे क्या, मॉक टेस्ट एग्जाम के पहले। और आप सब लोगों को एग्जाम कंप्लीट करनी है, एग्जाम देनी है सितंबर में, नवंबर में नहीं। अब आपको सितंबर में ही अटेम्प्ट मिल जाएगा। क्या ये बात आपको मालूम है कि इंस्टीट्यूट चाह रहा है कि आप सब लोगों को सितंबर में पहली एग्जाम देने दी जाए? तो इज इट पॉसिबल कि आप लोगों को सितंबर में ही एग्जाम देनी जाए? क्या आपको मालूम है ऑनलाइन वाले बच्चों, डिड यू नो कि आपको एग्जाम सितंबर में देनी, नवंबर में नहीं देनी? क्या आपको ये मालूम था? गुड। So now you have to give your exams in September rather than November. तो लॉ एट नाटा 110 लेक्चर का होगा। अच्छा, आपने ये बना लिया क्या? मुझे बस इतना इतना बना के रख लो अपनी कॉपी में, जहां तक मैंने निशान लगाया ना, ये रेड मार्किंग की है, बॉर्डर, रेड बॉर्डर जहां तक मार्क की है, बस उतना आपने बना लिया। ये अपना गाइडिंग चार्ट रहेगा कि अपन अभी कहाँ हैं और अपने को कितना करना है। आप बना लो 2 मिनट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिख लो तो यस लिख देना। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 2, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1933, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 4, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 5, कंपनीज एक्ट 2023 6, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 7। चलिए, सभी ने लिख लिया? चलिए,
अब हम शुरू करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि नाहटा एकेडमी में आप किस तरीके से जाएंगे। कुल जमा 110 लेक्चर में आपका बिजनेस लॉ खत्म होगा। कलर्ड नोट्स हार्ड बाउंड कॉपी में आपको मिलेंगे। हैंड रिटन कॉपी आप मेरे साथ बनाएंगे। 18 टेस्ट हम लेंगे। 20 वर्कशीट आपको देंगे। 3 मॉक टेस्ट देंगे। मेरे अलावा एक मेंटर और रहेंगे, हर्षित द्विवेदी जी, जो आपको लॉ लिखना सिखाएंगे। पूरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं, क्वेश्चन लिखना सिखाऊंगा मैं, होमवर्क दूंगा मैं। होमवर्क में गलती अगर आप करते हो तो हर्षित द्विवेदी जी आपको समझाएंगे आकर के कि ये क्या है। एक मेगा रिवीजन होगा और 1 डे बिफोर एग्जाम तक हम रिवीजन देते हैं। ये हमारा तरीका है। इज दैट क्लियर? तो मार्च तो अब खत्म हो चुका। अप्रैल, मई, जून और जुलाई, जुलाई में हम आपको यहां से फ्री कर देंगे सो दैट आप सितंबर तक एग्जाम दे पाए। अगस्त पूरा आप अपने घर पर करेंगे, ये ध्यान रखें। लॉ जो सब्जेक्ट है उसमें प्रॉब्लम एक ही है कि लॉ समझ में सबको आता है, लिखने में सबको प्रॉब्लम जाती है। इजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू राइट। बस यही तो हमको करना है। अंडरस्टैंड करने में इजी है लेकिन राइट करने में डिफिकल्ट है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट वेरी डिफिकल्ट टू राइट। अंडरस्टैंड करने में बहुत इजी, लेकिन लिखने में बहुत ही डिफिकल्ट है। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हम शुरुआत करेंगे। जो ये वाला चैप्टर है, ये चैप्टर मैं उन लोगों को पढ़ा चुका जो लोग आज से 10 दिन पहले आ गए थे और बीच में होली की छुट्टी हो गई तो 4 एक दिन आपसे आगे हैं। तो ये चैप्टर हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे बाद में। हम सीधी शुरुआत करेंगे कहां से? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 क्यों है? पहले तो आप टाइटल डालिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। अब आपकी कॉपी में अगले पेज से शुरू हो रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसे आप टाइटल बनाकर डालिए क्योंकि अब आपकी कॉपी में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ही चलना है। डाल लिया टाइटल, आगे बढ़े। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारत में कब से एप्लीकेबल हुआ? जब भी ऐसा लिखा होता है ना WEF, इसका मतलब होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम। क्या मतलब होता है इसका? विथ इफेक्ट फ्रॉम। भारत में कब से, तो ये कहलाता है विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो बॉस, ये एक्ट भारत में फेज 1 में लगा कब? 1 सितंबर 2000, 1 सितंबर 1872 से लेकर 8 अगस्त 2019 तक। पहला फेज कहां से चालू हुआ?
1 सितंबर 1872 से 8 अगस्त 2019 तक। कारण 370 हटाई नहीं गई थी। जब तक 370 नहीं हटाई गई धारा, तब तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ होल ऑफ इंडिया में लगता था, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि आपको मालूम है आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर को एक विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया हुआ था, जिसके कारण जब तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा ये नहीं कह देती कि भाई ये एक्ट जम्मू कश्मीर पे लगेगा, तब तक वो एक्ट जम्मू कश्मीर पे नहीं लगता था। तो जम्मू कश्मीर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लगता था, उनका खुद का जम्मू कश्मीर का एक्ट था। लेकिन जब आर्टिकल 370 हटी, उसके बाद 9 अगस्त 2019 से भारत में, पूरे भारत में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल हो गया। 116 नए एक्ट आए जो जम्मू कश्मीर पे धारा 370 के लगने के बाद एप्लीकेबल हो गए। हालांकि आपसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब से एप्लीकेबल हुआ, पर अपने को जनरल नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ पूरे भारत पर, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, और 9 अगस्त 2019 से वो पूरे भारत पर एप्लीकेबल हो गया, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जल्दी से आप इसे लिख लीजिए, और जब आप लिख लें तो मुझे कहिए कि यस सर, आगे बढ़िए। आगे बढ़े बेटा, लिख लो पहले। आपकी कॉपी ही आपका सबसे बड़ा सहारा होगी इन योर एग्जाम। ये कॉपी तैयार करते हैं हम। आप पिछले बैच के अगर बच्चे आपको कहीं इंटरेक्शन में हो तो आप उनसे पूछिएगा कि लॉ की कॉपी का क्या महत्व है। जब अपन एग्जाम में जाते हैं वो आपको बताएंगे कि लॉ की कॉपी का क्या महत्व है। आइए अब बात करते हैं इस एक्ट का स्कोप क्या है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगता है। तो सर, ये एक्ट लगता है हर कॉन्ट्रैक्ट पे जो कहाँ बनाया गया है, इंडिया में। दिस एक्ट अप्लाइज टू एवरी कॉन्ट्रैक्ट मेड इन इंडिया। भारत की सरजमी पर जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे जवाब दो कि ये एक इंडियन है और ये एक इंडियन है और ये इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये एक इंडियन है, ये एक इंडियन है, लेकिन ये फॉरेन में जाके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये एक इंडियन है, ये एक फॉरेनर है, ये इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये एक इंडियन है, ये एक फॉरेनर है, ये फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये एक फॉरेनर है, ये दूसरा फॉरेनर है, ये फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और ये एक फॉरेनर है और ये दूसरा फॉरेनर है और ये इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पहली बात तो आपको सातों सिचुएशन, ओ, छह सिचुएशन समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या आपको मेरी 6 सिचुएशन समझ में आई? पहले, दो इंडियन इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो इंडियन फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक इंडियन एक फॉरेनर इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक इंडियन और एक फॉरेनर फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो फॉरेनर फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो फॉरेनर इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये बताइए कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स पर ये एक्ट लागू होगा।
कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट पर ये एक्ट लागू होगा? बताइए, चैट बॉक्स में लिख के दीजिए मुझे कि मतलब अगर मैं इन कॉन्ट्रैक्ट को नंबर दे दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मुझे बताओ इनमें से कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट पर ये लगेगा? चैट पे बताइए। सौम्या का कहना है पहला, तीसरा और छठा। क्या सब ये मानते हैं सही है? पहला, तीसरा, छठा। यस, बिल्कुल सही बात है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया में हुए हैं उन पर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। बिल्कुल सही बात। आगे बढ़े। और जो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुए हैं फॉरेन में, उन पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। अब आप देखो, हम इस बात से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आदमी सिटीजन कहाँ का है, रेसिडेंट कहाँ का है। इस बात से हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा कि आदमी सिटीजन कहाँ का है या वो रेसिडेंट कहाँ का है। हम ये कह रहे हैं तू भले ही फॉरेनर है, दो फॉरेनर अगर गोवा में आकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उनके ऊपर अप्लीकेबल रहेगा। और दो इंडियन अगर दुबई में जाके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? दो इंडियन फॉरेन में जाके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन दो फॉरेनर अगर इंडिया में आके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली उन पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होगा। इज दैट क्लियर? क्या हम आगे बढ़ें? चलिए, अब बात आती है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्कोप क्या है। साहब, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो कंप्लीट और एग्जॉस्टिव लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ना ही ये कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन है। इसका मतलब देखो, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, चलो अपन अभी ये समझें कि सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वो बात तो बात की है कि एप्लीकेबल लॉ रेगुलेशन, वो तो सब बात की बात है। अभी पहले बताओ कि क्या हमने कभी कॉन्ट्रैक्ट किया? क्या आपने कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है? चलो हाँ या ना में जवाब दो। ऑनलाइन बच्चों, तुमने अपने जीवन में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है? हाँ या ना, जवाब तो देना पड़ेगा। कोई लिख ही नहीं रहा है कि किया कि नहीं किया, इसका मतलब मैं मान लू कि नहीं किया। देखो सर, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक,
सिवाय कॉन्ट्रैक्ट के हम कुछ कर ही नहीं रहे। सुबह जब सबसे पहले हमारी नींद खुलती है, हम सबसे पहले अपने प्राणों से अति प्रिय मोबाइल को उठाकर देखते हैं। वो मोबाइल एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपके पास आया है, उसके अंदर जो टॉक टाइम है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपके पास आया है। उसके अलावा अगर हम बात करें, आप कहाँ घूम रहे थे बेटा, आ जाओ। तो अगर हम बात करें, क्या दूसरी बैच में बैठ गए थे क्या? हाँ, तो आप दूसरी बैच में बैठ गए थे जाके, ऐसा? अच्छा, बैठ जाओ। आपके ऑनलाइन दोस्त बहुत सारे आ गए, आप नहीं आए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अपन बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बहुत क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है, आपने मोबाइल खरीदा है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत खरीदा है। इसके अंदर जो टॉक टाइम खरीदा है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत खरीदा है। इसके बाद अगर आप सुबह उठते हो और सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपके घर में आया है। अगर आप अ, चाय पीते हो तो दूध, शक्कर, चाय, गैस, सब कॉन्ट्रैक्ट के तहत घर में आया है। इवन आप भी जो अ, इस धरती पर आए हो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही आए हो, जिसे हम विवाह कहते हैं। तो ऑल द थिंग्स स्टार्ट्स विद द कॉन्ट्रैक्ट, और हमने शुरू किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कुछ बच्चे लेट हो गए, 2 मिनट उनको बता दूं। हम लोग बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, और बिजनेस लॉ में हमने अब तक जो पढ़ा वो आपको आज शाम को ही राहुल भैया को मैं बोल दूंगा, ही विल गिव यू लिंक। तो आपको जो आधे घंटे का आपका टाइम लैग हो गया वो कवर हो जाएगा। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम जो पढ़ रहे हैं, दैट इज फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट इज फॉर ओनली कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब पलक झपकाने, दिल धड़कने के बाद अगर सबसे ज्यादा काम हम करते हैं तो दैट विल बी कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट ही है। और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके भी राइट्स है, मेरे भी राइट्स है। मान लो मैंने आपसे फीस ली और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपसे फीस ली, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मैं फीस ले लूं और नहीं पढ़ाऊं तो आप अदालत में जा सकते हो, और अगर मैं पढ़ा दूं और आप फीस न दो तो मैं अदालत में जा सकता हूं, ये कहते हुए कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हो गया। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि यार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो सर आप बता रहे हो, क्या ये एक कंप्लीट एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर? मतलब कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, और अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से किया तो वो परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आपको और कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है? तो ऐसा नहीं। मैंने कहा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट न तो कंप्लीट और एग्जॉस्टिव लॉ है कॉन्ट्रैक्ट का, न ही कंप्लीट और एग्जॉस्टिव लॉ है ऑब्लिगेशन का अंडर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में आने पर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में आने पर दो चीजें होती हैं, एक होता है अधिकार और दूसरा होता है कर्तव्य। आपका अधिकार है कि आप मुझसे पढ़ सकते हैं, आपका अधिकार है कि आप मुझसे पढ़ सकते हैं, और मेरा अधिकार है कि मैं आपसे फीस ले सकता हूं। तो अब एक मिनट, आपका अधिकार क्या है? मुझसे पढ़ना। मेरा अधिकार क्या है? आपसे फीस लेना। लेकिन आपका दायित्व क्या है? फीस देना। और मेरा दायित्व क्या है? पढ़ाना। मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के दो पहलू होते हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तो क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सारे राइट्स और सारे ऑब्लिगेशन बता देता है? ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो एक बेसिक एक्ट है, और ये बेसिक एक्ट आपको सिर्फ ये बता रहा है, कि कॉन्ट्रैक्ट
बनाते समय क्या सावधानियां रखी जाए। कई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें सबसे पहले, जैसे मान लो आपने शेयर परचेज करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ में क्या लगेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो लगना ही लगना है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कंपनीज एक्ट भी लगना है। क्यों कंपनीज एक्ट क्यों लगना है? क्योंकि कंपनी के शेयर ले रहे हो। और साथ में लगना है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सिकरा। इसका नाम क्या है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। जो बच्चे देर से आए हैं वो अपनी कॉपी में कितने पेज छोड़ दें मैं बता दूं। एक पेज छोड़ दीजिए, नहीं 2 पेज छोड़ दीजिए। 2 पेज छोड़ने के बाद तीसरे पेज से लिखिए। आज अपन अभी इतना ही डिस्कस करने वाले हैं, बस इतना। तो अभी हम उसको ले लें। 1 मिनट। मैं समझा रहा हूं कि मान लो मैंने आपसे, आप एक कंपनी हो और मैं आपसे शेयर खरीद रहा हूं, या मैं एक कंपनी हूं आप मुझसे शेयर खरीद रहे हो, तो शेयर खरीदते समय क्या सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से काम चल जाएगा? नहीं, उसके साथ मुझे कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा। उसके साथ मुझे सिकरा यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो सेबी ने लगा के रखा है वो भी फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पार्टनरशिप कर रहा हूं तो मुझे क्या सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से काम चल जाएगा? नहीं, मुझे पार्टनरशिप एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा। क्या मैं आपको चेक, डिमांड ड्राफ्ट या बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा हूं तो सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से काम चल जाएगा? नहीं, मुझे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा। तो एनआईए मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आईपीए मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और अगर मैं आपको प्रॉपर्टी परचेज खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, साथ में लगेगा टोपा मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकेला कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, अदर एक्ट्स भी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने में सहायता करेंगे। तो जरा इतना अभी लिख लीजिए, बाकी सब बाद में बात करता हूं। आप सिर्फ इतना लिखिए अभी। ठीक है, कुछ समझ में आया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकेला सफिशिएंट एक्ट नहीं है। उसके साथ दूसरे एक्ट जब तक नहीं मिलेंगे तब तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाउ। चलिए, तो अब बात आती है कि मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके बाद अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। अगर मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बात करता है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सिकरा और टोपा कोई दूसरी बात करते हैं, तो किसकी बात मानी जाएगी? एक ही बात पर अगर कंफ्लिक्टिंग व्यूज हो जाते हैं दो एक्ट के, तो किसकी बात मानी जाएगी? तो अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और अदर लॉ में, अदर लॉ विल किसकी बात मानी जाएगी? अदर लॉ की। मतलब अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और दूसरा एक्ट कहता है कि ऐसा होना चाहिए, तो किसकी बात मानी जाएगी? अदर लॉ की, ना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। अब आप ये वाली लाइन भी लिख लीजिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है,
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, सिकरा है, सिकरा मतलब सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, टोपा मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। भारत कानूनों का देश है, हर चीज के लिए अलग अलग कानून है, तो अकेला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कानून नहीं बन जाते। तो आज हमने अब तक क्या पढ़ा? पहली बात तो हमने अपना सिलेबस देखा, कैसे कंप्लीट करेंगे वो देखा, हम नाटा में क्या क्या आपको करवाएंगे वो देखा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे लागू हुआ वो देखा, स्कोप इस एक्ट का क्या है वो देखा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के स्कोप की अथॉरिटीज क्या है वो देखा। कल हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, तब तक हमारे कुछ मित्र और जुड़ेंगे, क्योंकि कल क्या था, एकदम होली थी और होली के तुरंत बाद इंदौर आना इज नॉट अ इजी जॉब। तो कल से कुछ बच्चे और जुड़ेंगे, ऑनलाइन में भी और जुड़ेंगे, तो बाकी की बातें हम करेंगे कल। ठीक है।